Hello guys, welcome back to my channel. I am Jeet Sinha and in today's video we are going to discuss Article 13, that is law inconsistent with fundamental rights. So Article 13.1 and 13.2. First, Article 13.1 confers right against pre-constitutional laws which violates fundamental rights. So pre-constitutional laws are those laws which are made before the commencement of our constitution. So any law which violates our fundamental rights will be void. That is guaranteed under Article 13 Clause 1. वही आर्टिकल 13.2 कन्फर्स करता है प्री पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद ऐसे लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। तो दोनों ही केस में कोई भी लॉ वॉइड होगा अगर वो किसी के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 इज़ प्रोस्पेक्टिव एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। सो मतलब इसका जो आर्टिकल 13.1 में जो राइट ग्रांटेड है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद इफेक्टिव होगा और उस मतलब इसका असर पहले से नहीं है। जैसे कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स बिकम वॉइड ओनली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Any substantive rights and liability occurring under it prior to the enforcement of constitution are not nullified. So अगर कोई भी जो rights और liabilities जो occurring है prior to enforcement वो fully nullify नहीं होगी क्योंकि इसका prospective effect है। So it is very important to remember that. So अब इसमें जो law term है उसका meaning हो गया law में वो सारे ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। अब इसमें आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 2 में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन आती है जो अब हम लोग आगे देखेंगे। सो पहली डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, जो कि बिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में स्टैब्लिश की गई थी। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस केस में क्या हुआ था। बिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में ये हुआ था, एक प्रोविज़न था 1948 में पास जो कि ऑथराइज़ करता था स्टेट गवर्नमेंट को सारे प्राइवेट मोटर ट्रांसपोर्ट के जो बिजनेसेस थे उसको इनकंसिस्टेंट विथ आर्टिकल 19(1)(g। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया तो इस लॉ को, इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया। अब 1951 में एक अमेंडमेंट आया जो कि 19 क्लॉज 1(g) जिसमें अमेंड हुआ था और जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज़ किया गया कि वो किसी भी बिजनेस को मोनोपोलाइज कर सकती है। सो अब क्वेश्चन ये आता है जो इस अमेंडमेंट से क्या जो 1948 में जो ऑर्डर आई थी क्या एक दूसरे में ये 1948 वाला लॉ क्या ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। सो अब कोर्ट ने इस कन्फ्यूज़न को सॉल्व करने के लिए कि जो 1948 का लॉ है 1951 के अमेंडमेंट के साथ ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा, तो उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को स्टेट किया। सो कोर्ट ने ये बताया कि जो लॉ इनकंसिस्टेंट हो जाता है किसी भी फंडामेंटल राइट से तो वो ऑल टुगेदर वाइप्ड आउट नहीं हो जाता है स्टैट्यूट बुक से। सो कोर्ट ने ये बताया कि जो लॉ वॉइड हो जाता है तो वो कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ नहीं हो जाता है स्टैट्यूट बुक से अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है। It continued to exist in respect of rights and liabilities which had occurred before the date of constitution. So वो एग्जिस्ट करता है और जो भी राइट एंड लाइबिलिटीज प्रीवियस लॉ के रिगार्डिंग होती है वो स्टिल एग्जिस्ट करती है, तो वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता है। बस एक डॉर्मेंट जो लॉ क्वेश्चन में है वो एक इक्लिप्स्ड कंडीशन और डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है और वो लॉ सच अ लॉ वाज नॉट डेड फॉर ऑल पर्पसेस। If the relevant fundamental right is amended, then the effect would be to remove the shadow. So eclipse का मतलब होता है shadow। एक shadow उस law से हट जाता है कुछ दिन, अगर वो एक particular part जिसको वो violate कर रहा था fundamental right को, उसको अगर violate ना करे तो वो law फिर से रिवाइव हो सकता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ये बताता है कि एक जो लॉ है किसी भी अगर फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, अगर वो एक अमेंडमेंट के साथ आ जाए तो वो लॉ फिर से अपने डॉर्मेंट नेचर से निकल के फिर एक एक्टिव लॉ बन सकता है। ये जो दूसरा केस है KN पुंचा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें ये हेल्ड किया गया था जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है वो सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे अप्लाई होगी, क्योंकि अब जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो ऑटोमेटिकली खुद ही वॉइड हो जाएगा। लेकिन
क्या अगर मान लीजिए कोई एक लॉ है, जैसे वो एक लॉ है जो कि वॉयलेटिव नहीं है फंडामेंटल राइट का फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, अब कुछ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आई जिससे वो लॉ इनकंसिस्टेंट हो गया, तो उस लॉ पे भी एक तरह से शैडो पड़ सकता है, चाहे वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी हो तब। तो ये है कंडीशन एक। लेकिन बाकी कंडीशन में जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है वो सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे अप्लाई होता है। सिर्फ ऐसा कंडीशन जहाँ पे कुछ इंटरप्रिटेशन से कुछ मीनिंग अलग ही निकल के आए, तो वहाँ पे ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे भी अप्लाई हो सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में स्टेट की गई थी। तो इस डॉक्ट्रिन का बेसिकली ये कहना है कि अगर कोई एक लॉ इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, अगर उसका पार्ट सेवरेबल है, अगर वो लॉ जो उसका सिर्फ केवल एक पार्ट किसी भी फंडामेंटल राइट को ब्रेक वॉयलेट कर रहा है, तो सिर्फ उसका वही पार्ट उस लॉ से रिमूव हो जाएगा। एक लॉ के हटने से उसकी एग्जिस्टेंस कोई मायने नहीं रखती, तो पूरा लॉ उस केस में हट सकता है। लेकिन अगर कोई भी एक लॉ सेपरेबल है जिसका एक पार्ट जो वॉयलेट कर रहा है उसको हम दूसरे पार्ट से सेपरेट कर सके, तो वो लॉ वहाँ पे सिर्फ उसका वही पार्ट हटेगा जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रही है, और बाकी पार्ट जो बची हुई रिमेनिंग पार्ट रहेगी। बस फ़र्क ये है कि वो सेवरेबल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आरएमडीसी के केस में कुछ प्रोपोजिशन लेट डाउन किए गए थे, तो अब मैं बताता हूँ क्या वो प्रोपोजिशन थे। पहला था कि द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर इन डिटरमाइनिंग वेदर द वैलिड पार्ट ऑफ स्टैट्यूट आर सेपरेबल फ्रॉम द इनवैलिड पार्ट। ये टेस्ट है कि जो वैलिड पार्ट और इनवैलिड पार्ट ऑफ स्टैट्यूट है, क्या वो एक दूसरे से अलग हो सकता है। टेस्ट ऑफ सेवरेबिलिटी रिक्वायर्ड द कोर्ट टू ascertain whether the legislature would at all have enacted the law if severed part was not the part of the law। जो टेस्ट ऑफ सेवरेबिलिटी है वो अप्लाई की जाएगी इस केस में, जो कि ये फाइंड करेगी कि जो लेजिस्लेचर ने जो एक्ट इनेक्ट किया था उस समय, क्या वो एक अगर उसका जो सेवरेबल पार्ट है जो वॉयलेट कर रहा है उसके हटने से पूरा लॉ कोई मीनिंगलेस हो रहा है, तो ये चेक करेगी। दूसरा पॉइंट था कि अगर सेवरेबल पार्ट या फिर जो वैलिड पार्ट और इनवैलिड पार्ट अगर मिक्स हो रहे हैं, तब उस केस में ये जो लॉ सेपरेबल नहीं होगा, तो अब उस केस में पूरा एक्ट ही वॉयलेट करता है, तो पूरा एक्ट ही वॉइड कहलाएगा। दूसरा प्रोपोजिशन ये कहता है कि अगर जो पार्ट हटा है उसके स्ट्राइकिंग आउट होने से भी अगर जो रिमेनिंग लॉ बचा है वो प्रॉपरली वर्क कर सकता है, तो वो पूरा कंप्लीट एक्ट वॉइड नहीं होगा। सिर्फ उसका जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, जो उसका सेपरेबल पार्ट है जो कि वॉयलेट कर रहा था फंडामेंटल राइट्स को, केवल वही हटेगा। चौथा पॉइंट ये था कि अगर वैलिड और इनवैलिड प्रोपोजिशन डिस्टिंक्ट और सेपरेबल है, लेकिन वो एक सिंगल स्कीम से रिलेटेड है, तो वो पूरा होल लॉ विल बी वॉइड। अब रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ लॉ बचता है, जो उसके एक पार्ट को हटा देने से, तो वो भी इन्फोर्सेबल होगा, इस फिफ्थ पॉइंट। ये कुछ पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एक क्वेश्चन है, क्या एक पर्सन अपने फंडामेंटल राइट्स को जस्ट गिव अप कर सकता है? आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए, तो तब तक मैं बताता हूँ। मेरा आंसर है नो, ए पर्सन कैन नॉट गिव हिज फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने भी बासेश्वर नाथ वर्सेस आईटी कमिश्नर में ये क्वेश्चन को डिस्कस किया है और बताया क्या एक पर्सन अपना फंडामेंटल राइट को गिव अप कर सकता है। तो हम लोग देखेंगे इसी केस में क्या हुआ था। तो इस केस के फैक्ट्स पहले जान लेते हैं। तो जो पिटिशनर है, पिटिशनर केस वाज रेफर्ड टू इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन कमीशन अंडर सेक्शन 5 clause 1 of relevant act. After the commission decided the amount of concealed income, the petitioner on 19th May 1954 agreed as to settlement to pay in monthly installment over 3 lakh rupees by way of tax and penalty. यहाँ पे जो बासेसर नाथ था उसको 3 लाख रुपीज़ प्लस पेनल्टी देने की एग्रीमेंट करवाई गई इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 5 क्लॉज 1 में। तो अब ये था 1954 की बात। 1955 ने सेक्शन 5 क्लॉज 1 को अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर दिया।
सो अब पिटिशनर जो बासिशर नाथ था उसने ये चैलेंज किया कि जो द सेटलमेंट बिटवीन हिम एंड द कमीशन बट द प्ली ऑफ वेवर वाज रेज्ड अगेंस्ट हिम। सो यहाँ पे उसने ये चैलेंज किया कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर प्ली ऑफ वेवर जो है आईटी कमिश्नर ने ये रेज़ किया, इनकम टैक्स कमिश्नर ने ये रेज़ किया अपोनेंट पार्टी ने कि इसने अपने राइट को तो गिव अप कर दिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट उसके कंटेंशन को हेल्ड करते हुए अपनी जजमेंट में क्या कहा हम लोग देखेंगे। सो कोर्ट ने पहला पॉइंट ये कहा था कि आर्टिकल 14 जो है वो वेव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक जो ऑब्जेक्टिव है इक्वालिटी का वो इंश्योर करवाने के लिए। सो कोई भी एक पर्सन अपना राइट गिव अप नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट ये कहा गया था इस केस में कि जो फंडामेंटल राइट होता है वो हमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट देता है, सो इसे गिव अप करना सही नहीं होगा। तीसरा ओपिनियन जो माइनॉरिटी ओपिनियन ये था कि एक इंडिविजुअल अपना फंडामेंटल राइट को गिव अप कर सकता है जो उसके खुद के बेनिफिट के लिए, लेकिन वो अपना फंडामेंटल राइट नहीं गिव अप कर सकता है जो कि जनरल पब्लिक के लिए हो। सो ये सेम व्यू है जो कि बहरम के केस में एक्सप्रेस किया था वेंकटराम जस्टिस ने। लेकिन मेजॉरिटी डिसीजन ऑफ बासिशर नाथ सेड दैट एन इंडिविजुअल कैन नॉट वेव एनी ऑफ हिज फंडामेंटल राइट। और ये एक बासिशर नाथ वर्सेस आईटी कमिश्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियरली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।